पर रजिस्ट्रेशन में एवरी पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22, 22 में कौन है, 20,40,00,000 वाले, और 24 में कौन है, कंपलसरी वाले, सेल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी सच स्टेट, कौन से स्टेट में, उस स्टेट में इन विच ही इज लायबल within 30 days from the date on which he becomes liable to registration in such manner and subjected to such condition as prescribed। ये क्या है, सच मैनर और सच कंडीशन, जो आप लोगों ने किया था, पहले पैन नंबर डालते हैं, पैन नंबर डाल के मेल आईडी डाल के ओटीपी ले लेते हैं, और फिर पार्ट बी निकलता है जिसमें हम क्या डालते हैं, आधार डिटेल्स, सारी चीजें जो फिल करना होता है वो सारी चीज इसमें आता है, जैसे नाम, एड्रेस, एचएसएन कोड, ठीक है, ये सारी चीजें फिल करना। प्रोवाइडेड दैट द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्सेबल पर्सन shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा कौन, मेला वाला, और नॉन टैक्सेबल पर्सन जो बाहर बाहर से इंडिया में आकर रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, वो 5 दिन पहले अप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद एसीजेड की बात कर रहा है, पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट a person having a unit or defined SEZ area in a special economic zone, a special economic zone developer shall have to apply a separate registration or a distinct from his place of business located outside the SEZ। कह रहे हैं मान लो गुड़गांव में आपका एक आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है गुड़गांव के मानेसर में, और आपको गुड़गांव में SEZ एरिया में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपको उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग, ठीक है। SEZ के लिए SEZ आउट ऑफ इंडिया होता है, इसलिए बोला। Every person who makes a supply from the territorial waters of India shall obtain registration in the coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline is located। मतलब अगर मान लो ये बोला कि अगर कोई कोस्टल टेरिटोरियल वाटर में बिजनेस करना चाह रहा है, तो जिस स्टेट से उसका नियरेस्ट पॉइंट होगा उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन देगा, ठीक है जी। ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड अ सिंगल रजिस्ट्रेशन। एक देखो, ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड अ सिंगल रजिस्ट्रेशन स्टेट, नॉर्मली बोलता है कि वो एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, बट अगला क्लॉज बोल रहा है कि अगर वो सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, वो मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, तो उसको दिया जा सकता है अलग अलग, ठीक है। मान लो ये बिजनेस है आपका नॉर्मल ट्रेडिंग का, एक में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, दोनों को अलग रखना चाहते हो, तो एक इसका अलग से ले लेना रजिस्ट्रेशन, है दो दिल्ली में, एक अलग से ले। अगर मान लो एक हरियाणा में एक दिल्ली में, तो फिर तो अलग अलग हो जाएगा business, ठीक है। ए पर्सन थ्रो नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 12 एंड 24 में गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी। मान लो 22 में भी लायबल नहीं है, 24 में लायबल नहीं है, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, लेकिन जब एक बार वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेगा, तो जो नॉर्मल प्रोविजन है वो सारे उसके ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट आता है चौथा है, ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन or is required to obtain more than one registration whether in one state or union territory or more than one state, that in respect of each such registration be treated as a distinct person for the purpose of this act। ये कह रहा है कि अगर एक पर्सन सेम पैन पे 3-4 रजिस्ट्रेशन किया हुआ है हरियाणा में, दिल्ली में, बिहार में, तो उनको डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए। डिस्टिंक्ट पर्सन होता है रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or even territory in respect of an establishment has an establishment in another state, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person for the purpose of this act। एक ही मतलब establishment होता है बिल्डिंग्स वगैरह अपने माना गया है, एक ही बंदा मान लो दिल्ली वाले ने दिल्ली दिल्ली वाले ने दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा वाले का बिल्डिंग हरियाणा में भी है, तो जो भी स्टैब्लिशमेंट होंगे फिक्स स्टैब्लिशमेंट वो आपस में रिलेटिव। Every person shall have the PAN number issued under the Income Tax Act in order to be eligible for grant of registration। पैन नंबर से ही
रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रोवाइडेड, नेक्स्ट पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 51 मे हैव इन लिeu ऑफ पैन नंबर, वो टैन नंबर से रजिस्ट्रेशन ले सकता है। टैन नंबर का होता है, बताओ आप लोगों को क्या होता है, जो पैन होता है ना वैसे टैन नंबर होता है। तो अगर उसको सेक्शन 51 वाले में रजिस्ट्रेशन लेना है तो पैन की वजह टैन से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसको बिजनेस और टीडीएस डिडक्ट करना होता है, ठीक है। देन आता है एवरी पर्सन सेल अंडर को, ये ऑथेंटिकेशन है, याद करो जब मैं रजिस्ट्रेशन कराया था तो ओटीपी चाहिए था, आधार ओटीपी, ये वो है, ठीक है। अगर आधार ओटीपी बंदा नहीं कराएगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार कार्ड इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज वी प्रिस्क्राइब, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ एन आधार कार्ड इज नॉट असाइंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, then such person shall be offered alternate and visible means of identification such manner as government may on the recommendation of council prescribe, ठीक है। Provided further that in the case of failure of undergo authentication of furnished proof of possession, Aadhaar card, alternate and visual means of identification shall allocate, ये देखो सारा कहानी किसी ने बताया, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे। अगर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे तो फिर क्या करेंगे, वो आपको घर पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे, विजिट करने आएंगे, फिर आपको उसको आधार कार्ड की कॉपी या पैन कार्ड, भाई कई बार होता है इसमें मोबाइल नंबर लिंक करेंगे, तो फिर उस केस में पैन कार्ड की कॉपी आधार कार्ड की कॉपी घर से लेकर देना। बट अगर आपने आधार से ऑथेंटिकेट कर दिया, उस केस में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन चल गया, ये सारा आपका आधार कार्ड कहानी चल गई, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन चल गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, notwithstanding anything contained in subsection 6, a non-resident taxable person may be granted registration under subsection 1 on the basis of such other documents as may be prescribed, ठीक है। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसके केस में आधार तो होगा नहीं, तो उसके केस में पासवर्ड्स वगैरह से यूआईन, उनको यूआईन कोड दिया जाता है उनको, ठीक है, यूनिक कोड दिया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर के, तो उसके बेसिस पे किया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। वेयर नाउ आठवां देखो, वेयर ए पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, द प्रॉपर ऑफिसर may without prejudice to any action which may be taken under this act or under any law force time being forced proceed to register such person as we prescribe। अगर देखो, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लायबल हो, 20 लाख और 40 लाख क्रॉस हो गया, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, तो सेक्शन 25(8) में उनके पास राइट है, आपको फोर्स कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी, ठीक है जी। आगे देखिए 9, नॉट इन स्टडी एंड कॉन्टेंट सब्जेक्ट एनी स्पेसिफाइड एजेंसी इवन नेम, जो बाहरी कंपनी होती है एम्बेसीज वगैरह, उनको भी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, लेकिन उनके प्रोसेस अलग से डिफाइन किया गया, ठीक है जी। एक बार लिख लो ये सब, बाकी चीजें यूनिक आइडेंटिटी नंबर वगैरह है, जो बाहर के बंदे होंगे उनको ये नंबर दिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा, और उसके लिए उनके पास आधार तो होगा नहीं, तो उसके वजह से उनको क्या दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका सेक्शन 25 ओवर होगा, जस्ट थ्योरी है, नहीं कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा होगा। डीप रजिस्ट्रेशन एक बार रीड करो ना 25 फटाफट।